आज हम बाजार के एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। सोचिए, 40 साल से जिस हवा के सहारे आपकी नाव चल रही थी, वो अचानक बंद हो गई है। अब समुद्र एकदम शांत है और पुराना नक्शा किसी काम का नहीं रहा। तो एक निवेशक के तौर पर ऐसे में क्या किया जाए? आज हमारा मिशन यही है, एक नया नक्शा और एक नया कंपस तैयार करना। इसके लिए हमारे पास निवेशक हॉवर्ड मार्क्स के कुछ बेहतरीन मेमो हैं, खासकर उनका सी चेंज वाला मेमो। साथ ही हम स्टेट स्ट्रीट की एक रिसर्च को भी देखेंगे जो हमें बिजनेस साइकिल को समझने में मदद करेगी। और फिर हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग और सेकंड लेवल थिंकिंग जैसे कुछ आइडियाज से अपना कंपास बनाएंगे। चलिए इस बदले हुए समुद्र में रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस सफर की शुरुआत के लिए हॉवर्ड मार्क्स का जो सी चेंज वाला आइडिया है वो एकदम सही जगह है शुरू करने के लिए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, वो इसे अपने 50 साल से भी ज्यादा के करियर का तीसरा सबसे बड़ा बदलाव कह रहे हैं। तीसरा? इसका मतलब पहले दो भी इतने बड़े रहे होंगे। वो क्या थे? क्योंकि उन्हें समझे बिना हम आज के बदलाव का पैमाना नहीं समझ पाएंगे। एकदम सही पॉइंट है। पहला बड़ा बदलाव वो 1970 के दशक में आया था। ये सोच में, आप कह सकते हैं कि ये सोच में एक क्रांति जैसा था। उससे पहले निवेश का मतलब था रिस्क से बचना। लोग सिर्फ सुरक्षित मानी जाने वाली ब्लू चिप कंपनियों में पैसा लगाते थे। लेकिन 70 के दशक में ये सोच बदली कि रिस्क से बचना नहीं है, बल्कि उसे समझना है और उसके लिए सही कीमत वसूलनी है। यहीं से हाई यील्ड बॉन्ड्स, जिन्हें जंक बॉन्ड्स भी कहते थे, और प्राइवेट इक्विटी का दौर शुरू हुआ। आइडिया था, ज्यादा रिस्क लो तो ज्यादा रिटर्न की उम्मीद भी करो। और दूसरा बड़ा बदलाव जिसने पिछले 40 साल की दुनिया को शक्ल दी, वो आया 1980 की शुरुआत में। तब अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही थी और फेड चेयरमैन पॉल वोल्कर ने एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया। उन्होंने ब्याज दरें 20% तक बढ़ा दी। ये इकोनॉमी के लिए एक शॉक ट्रीटमेंट जैसा था, लेकिन इसने महंगाई की कमर तोड़ दी। और यहीं से ब्याज दरों के लगातार गिरने का वो 40 साल लंबा सुनहरा दौर शुरू हुआ। यह वही हवा थी जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, और यहीं पर मार्क्स की वो एयरपोर्ट वाली मिसाल बहुत काम आती है। उन्होंने गिरती ब्याज दरों के असर को एक मूविंग वॉकवे से समझाया है। मतलब अगर मैं ऐसे सही समझ रहा हूँ तो पिछले 40 साल में कोई भी निवेशक जो थोड़ा बहुत भी स्मार्ट था, वो जीनियस लग रहा था, क्योंकि वो एक ऐसे एस्केलेटर पर था जो खुद ब खुद ऊपर जा रहा था। बिल्कुल सही समझा आपने। यही उनका मेन पॉइंट है। आपकी अपनी मेहनत, यानी कंपनियों का चुनना, विश्लेषण करना, वो आपकी अपनी चलने की रफ्तार थी। लेकिन गिरती ब्याज दरें वो मूविंग वॉकवे थी जो आपकी रफ्तार को 2 गुना कर रही थी। इसे एक टेलविंड या मतलब पीछे से मिलने वाली हवा कह सकते हैं। इसने हर चीज को आसान बना दिया। कैसे? मतलब इसका असर सिर्फ लोन सस्ता होने तक ही तो सीमित नहीं होगा? नहीं, इसका असर हर जगह था। जब ब्याज दरें गिरती हैं तो भविष्य में होने वाली कमाई की आज की वैल्यू बढ़ जाती है। इससे स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ गई। कंपनियों के लिए उधार लेना सस्ता हो गया, जिससे उनका मुनाफा बढ़ा। और सबसे बड़ी बात, उधार लेकर निवेश करना यानी लेवरेज, वो एक सुपर हिट स्ट्रेटजी बन गया। मार्क्स का मानना है कि पिछले 40 सालों में निवेशकों ने जो असाधारण रिटर्न कमाया है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी गिरती ब्याज दर की देन था, न कि सिर्फ उनकी अपनी काबिलियत की। तो अब जो तीसरा बड़ा बदलाव आया है, उसका मतलब है कि वो मूविंग वॉकवे न सिर्फ रुक गया है, बल्कि शायद अब उल्टी दिशा में चलने लगा है। मार्क्स ने अपने मेमो में 2009 से 2021 के दौर की तुलना आज के दौर से की है। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क जमीन आसमान का है। 2009 से 21 का दौर इजी मनी का दौर था। फेडरल रिजर्व सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था, पैसा बहुत आसानी से मिल रहा था, महंगाई का तो कोई नामो निशान नहीं था। मार्केट में जबरदस्त आशावाद था, सबको लगता था पैसा बनाना बहुत आसान है। लोगों में फोमो यानी मौका चूक जाने का डर हावी था। ब्याज दरें लगभग 0 थीं। बेसिकली ये संपत्ति मालिकों और उधार लेने वालों का बाजार था। और आज इसका ठीक उल्टा है। बिल्कुल, आज फेड पॉलिसी को सख्त कर रहा है, पैसा महंगा हो गया है, महंगाई 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है, मंदी की बातें हो रही हैं। मार्केट में आशावाद की जगह एक तरह की सतर्कता ने ले ली है। अब फोमो नहीं, बल्कि निवेश में पैसा डूबने का डर है। ब्याज दरें अब 0 पर नहीं, एक सामान्य स्तर पर है। अब ये बाजार उधार देने वालों और अच्छी डील की तलाश में बैठे खरीदारों का है। ये एक पूरी तरह से अलग खेल का मैदान है।
और किसी भी नए खेल के मैदान को समझने के लिए सबसे पहले उसके नियमों और नक्शे को समझना जरूरी है। यहीं पर शायद स्टेट स्ट्रीट की बिजनेस साइकिल वाली रिसर्च हमारी मदद कर सकती है। ये हमें बता सकती है कि हम इस नए मैदान के किस कोने में खड़े हैं। एकदम सही कनेक्शन है। अगर 40 इयर्स वाली टेल विंड खत्म हो गई है तो अब हमें ये जानना ही होगा कि हमारे आसपास का मौसम कैसा है। स्टेट स्ट्रीट की रिसर्च साइकिल को 4 मुख्य चरणों में बांटती है: रिकवरी, विस्तार, स्लो डाउन और संकुचन। संकुचन यानी जब इकोनॉमी सिकुड़ने लगती है। हाँ, और यही इस मॉडल की खासियत है। ये भविष्य की ओर देखता है। वे इसके लिए लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स यानी LEI का इस्तेमाल करते हैं। LEI में 10 ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो अर्थव्यवस्था के भविष्य की झलक दिखाते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? जरूर, इसमें कुछ बहुत दिलचस्प चीजें हैं, जैसे नई बिल्डिंग बनाने के कितने परमिट दिए जा रहे हैं। अच्छा, शेयर बाजार का प्रदर्शन कैसा है, और यहाँ तक कि कितने लोग बेरोजगारी भत्ते के लिए दावा कर रहे हैं। ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि आगे तूफान आने वाला है या मौसम साफ हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत उपयोगी है। तो चलिए इस नक्शे को और गहराई से समझते हैं। हर चरण में किस तरह के निवेश या सेक्टर बेहतर काम करते हैं? हर चरण का अपना एक अलग किरदार होता है। पहला चरण है रिकवरी। ये मंदी के बाद का दौर है, जब इकोनॉमी तेजी से पटरी पर लौटती है। इस दौरान मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी जैसे प्रो साइक्लिकल सेक्टर, यानी वो सेक्टर जो इकोनॉमी के साथ साथ चलते हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बॉन्ड्स में हाई यील्ड बॉन्ड्स चमकते हैं क्योंकि कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा कम हो जाता है। और वैल्यू स्टॉक्स भी, क्योंकि मंदी में अच्छी कंपनियों के शेयर भी पिट चुके होते हैं। बिल्कुल, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। रिकवरी के बाद आता है विस्तार का चरण। ये अक्सर सबसे लंबा दौर होता है, जिसमें ग्रोथ स्थिर हो जाती है। यहाँ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी वो चीजें जिन पर लोग तब खर्च करते हैं जब उनकी जेब में अतिरिक्त पैसा हो, जैसे कारें या छुट्टियां। हाँ, वो अच्छा करती है। साथ ही इंडस्ट्रियल्स और टेक्नोलॉजी भी मजबूत रहते हैं। यानी जब अच्छे दिन चल रहे हों, लेकिन फिर पार्टी थोड़ी धीमी पड़ती है। स्लो डाउन का दौर। हाँ, स्लो डाउन का चरण तब आता है जब इकोनॉमी अपने पीक पर पहुंचकर धीमी होने लगती है। ग्रोथ अभी भी पॉजिटिव है, पर रफ्तार कम हो गई है। यहाँ से निवेशक सुरक्षा ढूंढना शुरू कर देते हैं। डिफेंसिव सेक्टर सामने आते हैं। यूटिलिटीज यानी बिजली पानी की कंपनियां और रियल एस्टेट अच्छा प्रदर्शन करते हैं। स्मार्ट बीटा में लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी डिविडेंड जैसी रणनीतियां काम आती हैं। तो मतलब पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन म्यूजिक धीमा हो गया है और लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आखिर में संकुचन यानी असली मंदी। हाँ, संकुचन के दौर में आर्थिक गतिविधियां असल में गिरने लगती हैं। ये वो समय है जब सिर्फ डिफेंसिव सेक्टर ही आपको बचा सकते हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स यानी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बनाने वाली कंपनियां। मतलब जब मंदी आती है तो लोग फैंसी कारें खरीदना बंद कर सकते हैं, पर टूथपेस्ट खरीदना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए कंज्यूमर स्टेपल्स सेफ हैं। ठीक पकड़ा आपने। इसीलिए कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर और यूटिलिटीज इस दौर के राजा होते हैं। फिक्स्ड इनकम की दुनिया में सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स जैसी सबसे सुरक्षित चीजें ही हैं जो शायद आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिटर्न दे दें। बाकी सब कुछ मुश्किल में होता है। ये फ्रेमवर्क सुनने में तो बहुत साफ सुथरा रखता है, लेकिन क्या असल दुनिया इतनी सीधी होती है? क्या ये चरण कभी एक दूसरे में मिल नहीं जाते, जिससे निवेशक और भी कंफ्यूज हो जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, असल दुनिया इतनी साफ नहीं होती। कई बार इन चरणों के बीच की रेखा धुंधली होती है और डेटा मिला जुला हो सकता है। इसीलिए ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बताएगी। ये सिर्फ एक नक्शा है, एक फ्रेमवर्क जो आपको ये सोचने में मदद करता है कि संभावनाएं किस तरफ ज्यादा हैं। ये आपको अंधेरे में तीर चलाने से बचाता है। सही बात है। तो नक्शा होना एक बात है, लेकिन उस नक्शे को इस्तेमाल करने के लिए सही मानसिकता या कंपास होना दूसरी बात है। खासकर तब जब नक्शा आपको उस रास्ते पर जाने को कहे जिस पर भीड़ नहीं जा रही है। यहीं पर सेकंड लेवल थिंकिंग का आइडिया आता है। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। फर्स्ट लेवल सोच बहुत सीधी और सतही होती है, जैसे अरे ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसका भविष्य उज्जवल है, चलो इसका स्टॉक खरीद लेते हैं। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। और सेकंड लेवल सोच इससे आगे जाती है, बहुत आगे। सेकंड लेवल सोच कहती है, हाँ
ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ये बात दुनिया में सबको पता है और इसी वजह से इसका स्टॉक आसमान पर पहुंच चुका है। इसकी कीमत में भविष्य की सारी अच्छी खबरें पहले से ही शामिल हैं, इसलिए इस कीमत पर यह एक अच्छा निवेश नहीं है। शायद इसे बेचने का समय है। सेकंड लेवल थिंकर हमेशा ये पूछता है, और फिर क्या? वो ये भी सोचता है कि बाजार क्या सोच रहा है। ये तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग जैसा ही है, मतलब भीड़ के विपरीत चलना। विकिपीडिया के आर्टिकल में इसका एक उदाहरण था, डॉग्स ऑफ द डाउ स्ट्रैटेजी। ये क्या है? ये दोनों बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। डॉग्स ऑफ द डाउ इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये स्ट्रैटेजी कहती है कि हर साल की शुरुआत में डाउ जोन्स इंडेक्स की उन 10 कंपनियों में पैसा लगाओ जिनकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ज्यादा डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि कंपनी का शेयर प्राइस उसकी कमाई के मुकाबले कम है, यानी बाजार किसी वजह से इन कंपनियों को लेकर निराशावादी है। ये उस साल के डॉग्स यानी पिछड़े हुए स्टॉक्स हैं। स्ट्रैटेजी इस बात पर दांव लगाती है कि ये अच्छी बड़ी कंपनियां हैं जो बस एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और मीन रिवर्जन यानी औसत की तरफ वापसी के नियम के अनुसार उनके अगले साल बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। ये क्लासिक कॉन्ट्रेरियन सोच है। वहां खरीदो जहां निराशा है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। वॉरेन बफे का वो मशहूर कोट है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत क्रूर लगता है। मॉर्गन स्टैनली का आर्टिकल बताता है कि लोग आमतौर पर घबराहट में क्या गलतियां करते हैं। हाँ, और वो गलतियां लगभग हर बार दोहराई जाती हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती है घबराहट में बेचना, पैनिक सेलिंग। जब बाजार 20-30% गिरता है तो लोग डरकर अपना पोर्टफोलियो बेच देते हैं और अपने कागजी नुकसान को असली स्थायी नुकसान में बदल देते हैं। एग्जैक्टली। और एक बार बाजार से बाहर निकल गए तो वापस आने की हिम्मत नहीं होती। यही दूसरी गलती है, कैश में आकर वहीं रुक जाना। वे बाजार की वापसी का फायदा नहीं उठा पाते, जो अक्सर बहुत तेजी से और बिना किसी चेतावनी के होती है। तीसरी गलती है अति आत्मविश्वास। ये सोचना कि आप गिरते हुए चाकू को पकड़ सकते हैं, यानी आप बाजार का बॉटम एकदम सटीक पकड़ लेंगे, जो लगभग असंभव है। उस आर्टिकल में एक और दिलचस्प बात थी, डिस्पोजिशन इफेक्ट। ये क्या है? डिस्पोजिशन इफेक्ट एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक जाल है। इसमें निवेशक अपने नुकसान वाले स्टॉक्स को बहुत देर तक पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो कभी ना कभी वापस ऊपर आ जाएंगे, और अपने फायदे वाले स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेच देते हैं ताकि थोड़ा सा मुनाफा हाथ से न निकल जाए। वाह, ये तो एक बहुत ही असरदार तरीका है इसे समझाने का। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने गार्डन में खरपतवार को बढ़ने देते हैं और फूलों को जल्दी तोड़ लेते हैं। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही होता है। ये तर्क के एकदम खिलाफ है, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है। और आखिरी बड़ी गलती है रीबैलेंस करना भूल जाना। जब बाजार गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो का संतुलन बिगड़ जाता है। डर के उस माहौल में अपने पोर्टफोलियो को वापस संतुलन में लाने के लिए खरीदारी करना यानी रीबैलेंस करना बहुत हिम्मत का काम है, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। ये सब कुछ हावर्ड मार्क्स की उस बात से जुड़ता है जिसमें वे निवेशक की साइकोलॉजी को एक पेंडुलम की तरह बताते हैं, जो डर और लालच के दो छोरों के बीच झूलता रहता है। हाँ, और मार्क्स कहते हैं कि पेंडुलम बीच में यानी संतुलन या तर्क की स्थिति में बहुत कम समय के लिए रहता है। ज्यादातर समय वो एक या दूसरी अति पर होता है, या तो सब बहुत ज्यादा लालची होते हैं या बहुत ज्यादा डरे हुए। और सबसे बड़ा खतरा तब नहीं होता जब सब डरे हुए हों, बल्कि तब होता है जब सबको लगता है कि कोई खतरा है ही नहीं और पेंडुलम लालच वाले छोर पर अटक गया हो और सबको लगे कि ये हमेशा वही रहेगा, जैसा शायद 2021 में हो रहा था। बिल्कुल, 2021 में यही माहौल था। अब वो पेंडुलम तेजी से डर की तरफ घूम चुका है। एक सेकंड लेवल थिंकर हमेशा ये समझने की कोशिश करता है कि पेंडुलम अभी कहाँ है और वो भीड़ की भावनाओं का फायदा कैसे उठा सकता है, ना कि उसका शिकार कैसे बने। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने एक बड़े सी चेंज को समझा, बिजनेस साइकिल का नक्शा देखा और उससे निपटने के लिए जरूरी मानसिकता यानी कंपास पर भी बात की। एक निवेशक के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि खेल बदल चुका है। गिरती ब्याज दरों का जो 40 साल लंबा सुनहरा दौर था वो अब खत्म हो गया है। पुरानी रणनीतियां जो सस्ते कर्ज और लगातार बढ़ती वैल्यूएशंस पर निर्भर थीं, शायद अब उतना अच्छा काम ना करें।
तो अब इस नए खेल में जीतने के लिए क्या चाहिए? अब सफलता की कुंजी इन 3 चीजों को जोड़ने में है। पहला, ये समझना कि हम एक नए माहौल में हैं जहां पुरानी हवाएं नहीं चल रही हैं। दूसरा, बिजनेस साइकिल जैसे नक्शे का इस्तेमाल करके ये समझना कि हम अभी कहाँ हैं और कौन से रास्ते खुले हो सकते हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, सेकंड लेवल थिंकिंग वाला कंपास विकसित करना, ताकि हम आम मनोवैज्ञानिक गलतियों से बच सकें और भीड़ के खिलाफ चलने की हिम्मत जुटा सकें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करें। बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है। असली खेल ये समझने में है कि आज के माहौल में ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं और कहाँ उनकी सोच गलत हो सकती है। असली इंसाइट ये नहीं है कि मूविंग वॉकवे रुक गया है, ये तो अब सबको पता है, ये तो फर्स्ट लेवल सोच है। सेकंड लेवल सोच ये पूछना है, ठीक है सब जानते हैं कि वॉकवे रुक गया है और सब सतर्क हो गए हैं, तो इस सतर्कता की वजह से कौन से डिफेंसिव एसेट